प्रिय छात्रों, आज हम फर्स्ट यूनिट के चौथे चैप्टर स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और स्वतंत्रता के जो प्रकार है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हुए हम आगे स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम सबसे पहले लेते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी पर्याय है। लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। यानी आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता यह हिंदी शब्द है और इसका इंग्लिश में होगा लिबर्टी, और लैटिन शब्द लिबर से बना है लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का यानी लिबर्टी का जो अर्थ है, अपन इसको समझने के लिए इसका विस्तार से अर्थ करेंगे बंधनों का अभाव या मुक्ति। इसको क्या कहेंगे? बंधनों का अभाव या मुक्ति। अब देखिए, यदि केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता मानी जाए तो सभी व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपस में संघर्ष करेंगे, और सबल व्यक्ति होगा, जो ताकतवर होगा, वो जीवित रहेगा, वो स्वतंत्र रह पाएगा। परंतु ऐसा नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, परंतु इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की किसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। इस स्थिति में स्वतंत्रता के अर्थ दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता। अब आप समझ गए होंगे कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने से कोई भी कार्य करने लग जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो होगी नकारात्मक स्वतंत्रता। और दूसरों के कार्यों में अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखना है, लेकिन दूसरों के कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुँचाना और अपने कार्यों का, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किए नहीं करता रहता है। यानी अपने बंधनों में वो बंधते हुए, यानी प्रतिबंधों में रहते हुए वह अपने कार्य करता है और दूसरों का भी पूरा विशेष ध्यान रखता है। तो उसको हम कहेंगे मोटे तौर पर सकारात्मक स्वतंत्रता। तो अब मैं इसको देखते हैं। मैंने जो ये पॉइंट आपको बना करके दिए हैं, उसमें पहला पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें क्या होगी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो और राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा की समर्थक है हॉब्स, रूसो, मील। तो आपको ये याद रखना है कि नकारात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है? हॉब्स, रूसो और मील। नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं। अब हम इसमें क्या कि पहले तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो पालन करने वाले व्यक्ति, यानी उस विचारधारा को जो मानने वाले व्यक्ति है, वो चाहते हैं कि हमारे कोई प्रतिबंध नहीं हो, प्रतिबंधों का अभाव हो। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए। और फिर इसके बाद में वो चाहते हैं कि कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। और चौथा बिंदु है इसी का, मानव विकास के लिए कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, जैसे आरक्षण, सब्सिडी। तो ये तो हो गए नकारात्मक स्वतंत्रता के बिंदु। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया, आप अब समझ गए होंगे कि व्यक्ति अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहता है। और अब लेते हैं अपन आगे इसका बी भाग है स्वतंत्रता का, जिसको अपन सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। इसमें इस अवधारणा के अनुसार जो भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो ये सारे जो कार्य होंगे वो करने की सुविधा स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जो अन्य की वैसे ही स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाले। इस विचारधारा के समर्थक है लोस्की, हीगल, महात्मा गांधी, जॉन रॉल्स। तो ये आपको याद रखना है। और सकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं। स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध हो।
स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध हो। स्वयं की स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। राज्य के कानून की पालना में ही स्वतंत्रता निहित है। समाज व व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। यह हो गई सकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं। अब हम आगे लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर। इसको यदि अपन समझते हैं तो हमें पुनः इसकी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के जो सारे जो मापदंड है, यानी इसकी जो मान्यताएं हैं, वो आपको पुनः समझ में आ जाएगी। पहला, नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव है और सकारात्मक स्वतंत्रता में युक्तियुक्त प्रतिबंध हो। राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित हो, के अधिकार क्षेत्र ये कम चाहती है। और सकारात्मक स्वतंत्रता, राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं हो। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरकार समर्थित संरक्षण का विरोधी है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार समर्थित संरक्षण का समर्थन है। व्यक्ति अपना संरक्षण सरकार के अधीन रह करके चाहता है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपना संरक्षण सरकार समर्थित यानी नहीं है, यानी उसका विरोधी है। फिर चौथा अंतर है मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का समर्थन। और सकारात्मक स्वतंत्रता में मानव विकास के लिए राज्य समर्थित प्रतियोगिता का समर्थन। तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे लेते हैं स्वतंत्रता के विविध रूप, जिसमें सबसे पहली स्वतंत्रता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। देखो, इसमें क्या होता है, मनुष्य को इस स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी मानवीय संस्था से नहीं होती है, बल्कि यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता में प्रकृति के द्वारा मनुष्य को उसके जन्म के साथ ही मिल जाती है। मनुष्य चाहकर भी इस सत्ता का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही अवस्था में विद्यमान थी और राज्य के जब उसका उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जैसे जंगल में शेर की स्वतंत्रता। इस संबंध में प्रसिद्ध विचारक रूसो का कथन इस प्रकार है: मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो ये हो गई अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह शुरू में किसी प्रकार के किसी बंधन से वो नहीं बंधा हुआ रहता, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है, उस पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, उस पर राज्य या सरकार के द्वारा जो भी प्रतिबंध होते हैं वो सब उस पर धीरे धीरे लागू होने लग जाते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो किसी मानवीय संस्था के द्वारा प्रदत्त नहीं होकर के ये प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता मानी जाती है। फिर अपन आगे लेते हैं दूसरी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या निजी स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति को उसके निजी जीवन के समस्त कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी इस अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को वेशभूषा, खान पान, धर्म, रीति रिवाज, पसंद, विचार आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाया जाना चाहिए। फिर तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में नागरिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को देश के नागरिक होने की हैसियत से मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता को उस देश का समाज स्वीकृति देता है और राज्य संरक्षण देता है। नागरिक स्वतंत्रता असीमित और निरंकुश नहीं होती है। देश के न्यायालय द्वारा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और नागरिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को अपने देश में कहीं भी घूमने फिरने, रोजगार करने, निवास करने
विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता आदि शामिल है। तो आपको याद रखना, नागरिक स्वतंत्रता में उस देश के अंदर जो नियम होता है, जिस देश का वह व्यक्ति रहने वाला है, उस देश के जो संविधान में जो नियम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, उसके जो अधिकार है, उसमें अपने देश में वह घूम फिर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, निवास कर सकता है, और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी वह शांतिपूर्ण रूप से कहीं पे भी सम्मेलन कर सकता है, मीटिंग रख सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को अपन नागरिक स्वतंत्रता कहेंगे। जो व्यक्ति जिस देश का रहने वाला है, उस देश के द्वारा यह नागरिक होने की हैसियत से उसको ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसे हम नागरिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे लेते हैं चौथे प्रकार की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्यों में राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, जैसे मतदान करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, कोई भी सार्वजनिक पद पर काम करने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय क्या हो गया, कि आपको उदाहरण में पूछा जा सकता है या प्रश्न में आपके परीक्षा की दृष्टि से मतदान करने की स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता का प्रकार है, तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो आपको समझ में आ गया कि मतदान करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, कोई भी सार्वजनिक पद पर काम करने की स्वतंत्रता जो होती है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो सकती है, उस देश का निवासी जिसका वह नागरिक है, उस देश के सार्वजनिक पद पे वह नौकरी प्राप्त कर सकता है, उस सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसी स्वतंत्रता होगी राजनीतिक स्वतंत्रता। फिर पांचवी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के तहत अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को काम करने का, आराम व अवकाश का, व्यवसाय करने का, उद्योगों के नियंत्रण में भागीदार का, और वृद्धावस्था व असमर्थता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यह हो गई हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। कुल स्वतंत्रता के प्रकार हमारे इस पुस्तक में 10 दिए गए हैं। इसमें अब अपन आगे लेते हैं छठे प्रकार की स्वतंत्रता, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता कहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को उसके अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने या अपने इच्छा अनुसार आस्था रखने के लिए और उस धर्म के अनुसार आचरण करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। फिर सातवें प्रकार की स्वतंत्रता है नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति के नैतिक गुणों से युक्त होकर कार्य करने की स्वतंत्रता को नैतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। यदि व्यक्ति नैतिक गुणों में जैसे दया, शीलता, करुणा, प्रेम, स्नेह, सत्य, अहिंसा आदि से युक्त होकर कार्य करेगा, तो ऐसे कार्य को करने की स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। और आठवें प्रकार की स्वतंत्रता है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता में मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, नस्ल, रंग, ऊंच नीच आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना और सभी समाजों के साथ समान व्यवहार करना ही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। आपको ये याद रखना है कि मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, नस्ल और ऊंच नीच के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना ही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। फिर 9वें प्रकार की स्वतंत्रता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता में क्या है कि जब राज्य के कार्य में अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, अर्थात राज्य अपने कार्य क्षेत्र में संप्रभु हो, तो ऐसे राज्य की स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है,
तो भारत गणराज्य के ऊपर किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, यानी भारत के कोई भी राजनीतिक या जो अपने आंतरिक मामले होते हैं उसका निर्णय करने का जो अधिकार है वो हमारे भारतीय सरकार को, यानी भारतीय संविधान में जो हमारी कार्य प्रणाली है उसके आधार पर निर्णय करने की स्वतंत्रता होती है। किसी बाह्य शक्ति या अन्य देश का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता हमारे देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। फिर हम अंतिम प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है संवैधानिक स्वतंत्रता। इसके बारे में हम देखते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता क्या होती है कि किसी भी नागरिक को यह स्वतंत्रता उसके देश के संविधान से मिलती है। यानी जैसे हम भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसे उसको मूल अधिकार प्राप्त है, इसी तरह से उन मूल अधिकारों से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो यह उस देश की संवैधानिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति को मिली हुई है। और संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है। राज्य या शासन चाहकर भी इन स्वतंत्रताओं को कम नहीं कर सकता। संवैधानिक स्वतंत्रता उस देश के संविधान में वर्णित होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भारत में जैसे मौलिक अधिकार है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और वह उस देश के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। तो यह होगी उस देश के द्वारा संविधान से प्रदत्त स्वतंत्रता, जिसको हम संवैधानिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुल 10 प्रकार की हमारे संविधान में हमारे इस जो ये चौथा चैप्टर है उसमें 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णन की गई है। जिसमें पहले प्रकार की स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रकृति प्रदत्त है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें निजी स्वतंत्रता का यानी वो व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार खान पान वेशभूषा रीति रिवाज परंपराओं को वो अपनाता है। इसी तरह से नागरिक स्वतंत्रता जिसमें उस देश का रहने वाला व्यक्ति होता है उसको उसके देश के न्यायालय के द्वारा उसको सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यह हो गई उसकी नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति उस देश के अंदर मतदान कर सकता है और राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है और सार्वजनिक पद प्राप्त करने की वह स्वतंत्रता रखता है। आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को उसकी आजीविका चलाने का अधिकार होता है, परिवार का, जिससे वो निर्वाह कर सकता है और वह व्यक्ति काम करने के लिए आराम या अवकाश करने का, व्यवसाय करने का, उद्योगों के नियंत्रण में भागीदारी का, यानी इस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा वो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता, उसको आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से यानी उसके स्वयं के अंतरण से किसी भी धर्म को वो मानने का या आस्था रखने का या उसके अनुसार उस धर्म के अनुसार आचरण करने का वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है कि मुझे किस धर्म को अपनाना है। ये किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। नैतिक स्वतंत्रता क्या होगी? जिसमें व्यक्ति नैतिक गुणों को अपनाते हुए कोई भी कार्य करता है तो वह होगी उसकी नैतिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति जिस राष्ट्र के अंदर रहने वाला है उस राष्ट्र में उसके साथ किसी भी जाति वर्ग लिंग धर्म नस्ल रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, सभी समाजों के साथ समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता जिसमें अन्य देश के द्वारा राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, यानी राज्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को वह संपादित करेगा। यानी उस देश को क्या करना है उसके लिए उसकी संप्रभु यानी उसकी जो सत्ता है उसकी सरकार है उसको वह स्वयं निर्णय लेता है, यानी उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उस राष्ट्र के लिए यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। फिर होगी अंतिम स्वतंत्रता का प्रकार संवैधानिक स्वतंत्रता। जो कोई भी नागरिक होता है जिस देश का रहने वाला है उस देश के नागरिक को उसके संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है और
राज्य और शासन चाहकर भी इन स्वतंत्रताओं को कम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे भारत में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जो संवैधानिक स्वतंत्रता उस देश के संविधान में वर्णित होती है। अब हम आगे लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? यानी स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे राज्य से आशय है प्रत्येक राष्ट्र यानी देश के नागरिकों के लिए संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताएं उपलब्ध करवाता है। फिर भी सभी को समान रूप से स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाती। स्वतंत्रताएं प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। तो इसके लिए निरंतर जागरूकता क्या होना चाहिए? निरंतर जागरूक रहना चाहिए। यदि व्यक्ति राज्य प्रदत्त अपनी स्वतंत्रताओं के उपयोग हेतु जागरूक नहीं है तो वह कई स्वतंत्रताओं का उपयोग करने से वंचित रह जाता है। इसी तरह से दूसरी व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। राज्य और समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताएं प्राप्त कर सकेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रथम शर्त है लोकतंत्र की स्थापना होना। अब लोकतंत्र से क्या आशय है? आपको पहले भी यह पढ़ा दिया गया है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो लोकतंत्र, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है, जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। तो इससे हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति में सरलता हो जाती है। फिर आता है संविधानवाद। नागरिकों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख उस राज्य के संविधान में होना चाहिए, तभी सरकारें लोगों को संविधान के अनुसार स्वतंत्रता देने हेतु बाध्य होगी। अन्यथा सरकारें नानुकुर करती रहेगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचेगी। तो व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रताएं आसानी से प्राप्त करना चाहता है तो उस देश में संविधान होना चाहिए और संविधान में ऐसे प्रावधान होंगे इसमें नागरिकों को स्वतंत्रताएं जो भी उपलब्ध करवानी है उसके संविधान में उल्लेख होता है, जिसके आधार पर सरकार उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी उसको स्वतंत्रताएं प्रदान करने के लिए सरकार स्वयं बाध्य हो जाती है। फिर चौथा बिंदु लेते हैं अपन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्रता प्राप्ति में यह सहूलियत होती है। इसके द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से पृथक होनी चाहिए, तभी वह निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय कर पाएगी। यानी न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए ताकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई उस पर दबाव नहीं हो और निष्पक्ष वह न्याय कर सके और उस देश के नागरिकों को वह अपने अधिकार दिला सके, स्वतंत्रताएं दिला सके। इसी तरह से पांचवा बिंदु है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में समाचार पत्र, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस आदि की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लोगों के अधिकारों की मांग और स्वतंत्रताओं के हनन का निष्पक्ष चित्रण कर सके। यानी मीडिया के द्वारा उस राष्ट्र में यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसकी स्वतंत्रताएं छीनी जाती है, तो अपनी पीड़ा को वो मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष उसको प्रकट कर सके, उसको चित्रित कर सके। इस प्रकार नागरिकों का निडर और साहसी होना, अन्य नागरिकों का विशेषाधिकार नहीं होना, आर्थिक रूप से समतामूलक समाज की स्थापना होना, विधि का समान शासन होना आदि स्वतंत्रताएं प्राप्ति की जो ये आवश्यक शर्तें हैं, पांचों शर्तें आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 आवश्यक शर्तें क्या हो गई? पहला, इसमें निरंतर जागरूक रहना, लोकतांत्रिक व्यवस्था होना, संविधानवाद अपनाना,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना और प्रेस की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या है? वो तो थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें, और अब अपन देखते हैं स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में। तो स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या है कि इसमें राज्य के संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं के उपयोग में निम्नलिखित बाधाएं प्रमुख रूप से सामने आती है। इसमें पहला है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को उसके संविधान प्रदत्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं का ज्ञान कराती है और उसका महत्व बताती है। अतः शिक्षा का अभाव रहेगा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में सर्वप्रमुख बाधा उत्पन्न होगी। यानी उस व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार या स्वतंत्रताएं होगी, अशिक्षित व्यक्ति उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और उसका महत्व नहीं समझ सकता, जिससे उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुँचेगी। तो अशिक्षा ये स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है। दूसरी बाधा है जागरूकता का अभाव। क्या है? जागरूकता का अभाव। इसमें जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो अन्य व्यक्ति उनकी जागरूकता के अभाव का लाभ उठाकर उनके अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर उनका शोषण करने लग जाएंगे। यानी हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। यदि हम जागरूकता का अभाव रखेंगे तो हमारी जागरूकता के अभाव में दूसरे व्यक्ति स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर उनका शोषण करने लगेंगे। और स्वतंत्रता के मार्ग में तीसरी बाधा है गरीबी। गरीब व्यक्ति के पास संसाधनों का अभाव होता है, इस कारण उन्हें प्रदत्त स्वतंत्रताओं का वे उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरह से चौथी बाधा है न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। व्यक्ति के स्वतंत्रताओं का रक्षक न्यायपालिका को माना गया है। यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी तो व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका बिल्कुल एक पृथक निकाय होना चाहिए, स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, तो जिससे न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो न्यायपालिका एक निष्पक्ष निर्णय दे सकेगी। फिर पांचवा बिंदु है संविधान में कानून के प्रति सम्मान की भावना। कानून के प्रति सम्मान की भावना से आशय है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी नागरिक देश के संविधान और कानून का सम्मान करें। यदि नागरिकों में देश के संविधान और कानून के प्रति सम्मान का अभाव रहेगा तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ जाएगी। उपरोक्त के अलावा कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण, राष्ट्र विरोधी तत्व व आतंकवादी गतिविधियों आदि भी स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में प्रमुख बाधाएं होती है। ये हो गई अब हमारे स्वतंत्रता